स्वागत में और अपना ज्ञापन देने के लिए हमारी जाट सभा के अध्यक्ष जी और उनके पदाधिकारीगण सामने बैठे हैं। और हाँ, ये नारायण सिंह जी यहाँ के पदाधिकारी हैं, वो आर्य समाज की ओर से मंच पर आने का कष्ट करें, सम्मान भेंट करेंगे और ज्ञापन देंगे। उनसे मेरा निवेदन है मंच के दाईं ओर वो अपने स्थान पर खड़े रहे। जैसे ही चौधरी साहब आते हैं उनको तुरंत यहाँ पर बुलाया जाएगा। जाट सभा के जो पदाधिकारी हैं, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जोर से बोलिए। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। ये नारा रिहर्सल के लिए अध्यक्ष ठाकुर कमल प्रताप सिंह मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अपनी तलवार और अपना ज्ञापन लेके मंच के दाईं ओर आ जाएं। जब चौधरी साहब मंच पे पधारेंगे तो उनको तुरंत आमंत्रित किया जाएगा। मेरा सभी महानुभावों से चौधरी अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह धैर्य रखे और सामने बैठ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और एक बार जोर से बोलिए। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। थोड़ा साइड से बैठिए। चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच में हैं और चौधरी अजीत सिंह के बारे में जितनी बातें, चौधरी चरण सिंह के बारे में जितनी बातें आपके सामने बताई गई है, रखी गई है, इसलिए आइए का विकास होना चाहिए। और वो विकास कैसे होगा? तो दादा मेरे हक ने बहुत दिन पहले लिखा था, भाई हिंदू मुसलमान को, मजदूर और किसान को, लोगों हिंदू मुसलमान को, मजदूर और किसान को, सुख होगा हर इंसान को। या अजीत सिंह के राज में होगा हर इंसान को, होगा हर इंसान को, अजीत सिंह के राज में होगा हर इंसान को, या अजीत सिंह के राज में। और क्या होगा बेटियों के लिए, बहनों के लिए क्या होगा? सुनो ध्यान से। ये बेटी सुख उठाया करेंगी और जी जाया करेंगी और पियर सास रह जाया करेंगी। बैठ हवाई जहाज में, हवाई जहाज में, सास रह जाया करेंगी। बैठ हवाई जहाज में, हिंदू मुसलमान को सिंह के राज में होगा हर इंसान को, सिंह के राज में। और क्या होगा? पैपन के कोठे भरे रहेंगे, चौधरी चरण सिंह की अर्थनीति लागू होगी तो इस देश की चौधरी धर्म सिंह जी, अरे जो हर बार फोटो में तुम आओ, सभी को दे। नवाब सिंह छोकर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो भी चौधरी साहब के स्वागत के लिए तैयार रहे। सुनीता जी, मैं मथुरा से पधारी हुई सुनीता जी से निवेदन करूंगा कि वो आ जाए। मैं निवेदन करूंगा जो भी स्वागत कर ले कृपया मंच पे दूसरे लोगों का। युवा नेता मनोज दिवाकर भी चौधरी साहब का स्वागत करें। चलिए। नेता जियाउर रहमान, अमित गोस्वामी और मुंतजिब, तीनों से निवेदन है कि स्वागत करें। सुरेश चंद्र यादव, निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब का स्वागत करें। भाई इतनी देर चौधरी साहब स्वागत करा। एक कल के पैदा हुए आदमी ने जो है अमूल डेयरी स्थापित कर दी। लिखने का तरीका होता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है कि हिंदुस्तान में सब जगह बड़ा बुरा माहौल है, केवल एक सूबा हिंदुस्तान का ऐसा है, ये भी किसी दूसरे के सामने हाथ पसारे तो उसका स्वागत समाप्त हो जाता है। आज हालात ये है कि जो गुजरात 10 वर्ष पहले
उम्मीदवारों को खुद पैदा कर लेता था। अपने इलाके में बड़ी बड़ी सड़कें बनाते, 200 किलोमीटर के लंबे इलाके दे दे उन पूंजीपतियों को जो सारी चीजों पे अपना पूरा एक अधिकार करना चाहते। और मैं जानना चाहता हूं, और उनकी जमीनों पे अगर कारखाने लगे, मैं दावे से कहता हूं 5,000 या 10,000 से ज्यादा लोगों को उनमें रोजगार नहीं मिला। जोई चरण सिंह जी ने क्या लिख दिया है? जोई साहब ने कहा है कि जिस चीज का उत्पादन चौधरी अजीत सिंह, ये दंगा 24 घंटे से ज्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार और उसके अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो सख्त हो तो ये दंगा कभी 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता। आज हम क्या देख रहे हैं हमारे प्रदेश में? पहले तो जैसा कौकब साहब ने कहा, कोई सरकार आज हमारे प्रदेश में नहीं। लोग कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री नहीं, 2 नहीं, 5.5 मुख्यमंत्री हैं। और जो मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे वो आधे ही है इसमें, बाकी 4 दूसरे मुख्यमंत्री। आप भी जानते हो, घर में अगर एक मुखिया ना रहा और 5 मुखिया हो गए तो वो परिवार चलने वाला नहीं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। कोई सरकार को चिंता नहीं है विकास कैसे हो, किसानों की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, लेकिन मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनने की लगी हुई। असल में पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता सपा को मिली। चुनाव के बाद और गिनती के पहले खुद सपा के नेता कह रहे थे 160-170 सीट आएंगी, लेकिन 230 सीट आ गई और मुलायम सिंह ने मन बना लिया अब तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, उसके बिना काम होने वाला है। अगर उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री बनने में रहा था तो कभी अपने लड़के को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले थे, इसलिए उसको बना दिया कि मैं तो दिल्ली की सियासत करूंगा, वहां का राजतंत्र संभालूंगा। लेकिन 1 साल के शासन के बाद उनको समझ आ गया अगर इस सरकार के काम पे चुनाव होगा तो सपा को कभी सफलता मिलने वाली नहीं। जैसा मैंने कहा, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। बिजली के रेट एक दिन में 40% हमारे देश में कभी नहीं बढ़ाए होंगे, वो यहाँ पे सरकार ने बढ़ा दिया और बिजली फिर भी नहीं मिल रही है। गन्ना मिले, मैं जानता हूँ यहाँ गन्ना ज़्यादा पैदा नहीं होता, लेकिन हमारे देश में ग्रामीण स्थलों में जहाँ गन्ना है, आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था गन्ने पर टिकी हुई। जब गन्ने का पैसा किसान को मिलता है तब वो दुकान में जाके कपड़े खरीदेगा, अपने बच्चों के लिए सैंडल खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा। लेकिन आज हमेशा ये गन्ने की मिल अक्टूबर के आखिर में, नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाती है, लेकिन आज तक मुलायम सिंह ने गन्ने का दाम तय नहीं किया है। कब मिल चलेंगी ये किसी को पता नहीं है। हमारे यहाँ गन्ना होता है मुजफ्फरनगर वगैरह में, जो गन्ने का दाम पिछले साल 280 रुपए था, 120 रुपए में गन्ना बेचने को किसान मजबूर हो रहा है। 2400 करोड़ रुपया गन्ना किसान का पिछले साल का बाकी है और इस साल मिल चलने वाली नहीं है। ज्यादा दूर की क्या, बड़ौद के बाजार ठप पड़े हैं क्योंकि कोई आदमी वहां पर आके कुछ खरीदने की स्थिति में नहीं। एक तो इस जिस तरह का सांप्रदायिक दंगा पश्चिमी यूपी में बहुत जिलों में हो गया, लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं, और दूसरी तरफ गन्ना मिल की चलने की कोई संभावना नहीं है। किसान बहुत परेशान है, हर एक व्यक्ति बहुत परेशान है। ये इस तरह की सरकार प्रदेश में चल रही है। तो मुलायम सिंह को भी समझ में आ गया सरकार के काम पे कोई वोट मिलने वाली नहीं। मैं एक बात और कहना चाहूँ, तो मुलायम सिंह को समझ आ गया अब अपने सरकार के काम काज पे वो जीतने वाले नहीं हैं। उनको ये भी डर लगा कि लोकसभा के चुनाव में अखिलियत का आदमी
कांग्रेस लोकदल के गठबंधन की तरफ रुके जाएगा। इसलिए मुलायम सिंह ने ये कहा कि दंगा हो जाए तो लोग विकास की बात भूल जाएंगे और अखिलेश जो मुड़ रहा है मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस लोकदल की तरफ, वो फिर से सपा की तरफ आ जाएगा। इसलिए मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं हुए हैं, ये जो सपा और भाजपा ने मिलकर कराया। हमने मुजफ्फरनगर में बहुत पंचायत की है, टिकैत को घेरा तो हमने पंचायत की। हरेंद्र मलिक कांग्रेस के विधायक थे, उनके बच्चे पर न्याय हुआ तो हमने पंचायत की। बागपत में एक गरीब मुसलमान को जबरदस्ती पकड़ा तो हमने पंचायत की। मथुरा में जैसे मेरे अभी भाई बता रहे थे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो हमने पंचायत की। और हर बार सरकार झुकी, हमारी लड़ाई सरकार से थी। इस बार भी एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ मुजफ्फरनगर में। गुस्सा आना लाजमी था, लोगों को गुस्सा आना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई जाति हो, अगर किसी माँ बहन के साथ दुर्व्यवहार होगा तो लोगों को गुस्सा आएगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि मुलायम सिंह ने सपा, उसके एसएसपी और डीएम दोनों को उसी दिन निकाल दिया। 24 घंटे तक कोई डीएम और एसएसपी मुजफ्फरनगर में नहीं था। मुस्लिम्स ने पंचायत की मुजफ्फरनगर में। इसके बाद एक पंचायत हुई कवाल गांव के पास, लोक दल के नेताओं को पकड़ लिया, नहीं जाने दिया। अनिल चौधरी भी वहां गए थे और भाजपा के नेताओं को सभा में जाने दिया। जो गुस्सा प्रशासन के प्रति था, और फिर जो 7 तारीख को पंचायत हुई, जो प्रशासन हम सरकार के खिलाफ लड़ाई करते थे, भाजपा ने उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। आप सबको सोचने की जरूरत है। अगर कस्बे में दंगा हो जाए, शहर में दंगा हो जाए, कर्फ्यू लग जाएगा, ज़्यादा चला तो आर्मी आ जाएगी। अगर गांव में विश्वास खत्म हो गया लोगों का आपस में, अगर गांव में दंगा शुरू हो गया, हर गांव में पुलिस नहीं जाने वाली है, कर्फ्यू नहीं लगने वाला है, अगर इस सद्भाव को दोबारा नहीं बनाया गया तो पूरे पश्चिमी यूपी में आग लग जाएगी। यहाँ पे शांति बचने वाली नहीं। लेकिन मुलायम नहीं चाहते शांति हो। हमने कहा कि हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में लोगों को शरणार्थी बना देंगे। जो गांव में पलायन हो गया, दंगा सिर्फ 5-6 गांव में हुआ है, लेकिन ऐसा भय का वातावरण पैदा कर दिया सरकार। जो असामाजिक तत्व हैं उनको एक मौका मिल गया लूटमार करने का। जो सरकार के लोगों ने जिस तरह पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी, वहाँ पर एक ऐसा भय का वातावरण बन गया कि बहुत से लोग गांव छोड़कर भाग गए। मुलायम चाहते वो अलग बस जाए। अगर गांव में रह के आपस में बातचीत होती है तो वर्गों में और जातियों में और धर्मों में झगड़ा नहीं होता। अगर आप अलग अलग बसा दोगे लोगों को तो झगड़ा कराना बड़ा आसान होता है। भाजपा भी यही चाहती है और मुलायम भी यही चाहते हैं। उनको ये चाहे गांव बर्बाद हो जाए। आज मुजफ्फरनगर, मौसा इलाका, मेरठ और दूर दूर तक लोग अपने खेत में जाने में डरने लगे। अभी ये बातचीत करें इसलिए कि आपके नेता दुविधा में हैं। आपके नेता तैयार हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग में चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ किसे आप रखेंगे आगे? यहाँ 2 विनिंग कैंडिडेट विधायक हैं सर। आपके सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 7 में से 3 विधायक आपके यहाँ हैं जिले में। इस लोकसभा में अलीगढ़ का गढ़ है जी सर। पहले भी था और बीच में कुछ समस्या रही हो, आज भी गढ़ है। जब भी कांग्रेस का एक विधायक नहीं है, 2 विधायक सर कांग्रेस का विधायक एक भी नहीं है। तो जब बातचीत होगी तो ये सब नहीं, चौधरी साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आपने क्या कहा, हम नहीं सुन पाए। क्या कहा आपने? अलीगढ़ के बारे में, अलीगढ़ लोकदल का गढ़ है और जब ये बातचीत होगी टिकटों की तो इन सब तथ्यों को कंसीडर किया जाएगा। क्यों सर? करेंगे सर चौधरी साहब। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। चौधरी साहब, मुजफ्फरनगर में जो शरणार्थी रह रहे हैं, सरकार उन्हें मुआवजा तो दे रही है लेकिन गाँव नहीं जाने दे रही है, तो क्या? मैंने कहा ना, जैसा सरकार चाहती है। देखिए, अगर गांव में जो भी वर्ग है या अलग अलग संप्रदाय हैं, अगर आपस में डायलॉग रहता है तो झगड़े होते हैं। लेकिन इस
तरह की स्थिति नहीं होती, तो सपा नहीं चाहती। अगर अलग अलग लोग रहेंगे तो दंगा कराना, जाके आप अफवाह फैला दो, दंगा हो जाएगा। सरकारी मंशा क्या है? सरकारी मंशा ये है कि जैसे भाजपा तो हमेशा से चाहती है पोलराइजेशन, सपा भी चाहती है पोलराइजेशन। इसलिए नहीं जानते। साहब एक लोकल बात ये है कि अलीगढ़ में एएमयू है और यहाँ पे हवाई पट्टी बनाने का पूरा आपका हुआ थोड़ा सा नहीं रुका नहीं, सब क्लियर हो गया। अच्छा सोई साहब एक बात आइए, आपने एससी को दिलवा दिया, जाटों के आप मुखिया कहे जाते हैं, जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिलवा दिया? मैं तो आप सरकार में शामिल हैं, आप सुनिए, मसीहा में किसी का नहीं हूँ, और अगर मुझे मसीहा बनना है तो किसानों का बनना है। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं वो जायज़ सवाल है जी। हमारा और कांग्रेस का समझौता की एक शर्त ये भी थी कि वो जाटों को केंद्रीय सर्विसेज में आरक्षण देंगे जी। प्रदेशों में ज़्यादातर जाटों को ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है जी, लेकिन तक पूरा हो रहा है ये? हाँ, उसकी वार्ता उसका चल रही है, बातचीत चल रही है, और बीच में ये कुछ विचार हुआ था कि सर्वे किया जाए। 8-9 महीने पहले सरकार ने 6.5 करोड़ भी इसके लिए मंजूर कर दिए थे। कितने? 6.5 करोड़ सर्वे के लिए। 5 प्रदेशों में संस्था भी चुन ली थी जिनके द्वारा ये सर्वे होना है, लेकिन जो जाति की जनगणना चलनी थी वो अभी पूरी नहीं हुई है बहुत जगह। उत्तर प्रदेश में तो अभी होनी भी नहीं है इतनी जल्दी, और कई राज्यों। तो जो कानून है जो उसमें आरक्षण करने का, उसमें एक पहली बात तो ये कि सर्वे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब राज्यों में ऑलरेडी दिया जा चुका है। हम सिर्फ ऑलरेडी बैकवर्ड माने जा चुके हैं, सिर्फ केंद्रीय सर्विसेज में उनको शामिल करने की बात है, तो सर्वे की ज़रूरत नहीं है। और कानून के हिसाब से एक GOM भी अब सरकार ने बना दिया है, वो बैकवर्ड क्लास कमीशन से सलाह मशवरा करेंगे और फिर कैबिनेट में अपना प्रस्ताव भेज देंगे। और मैं आशा करता हूँ क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, यहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वो राज्य भी उसमें शामिल है, तो इसलिए मेरा मानना है अगले 2-3 महीने में ये हो जाएगा। तो ये कल खबर आ रही है कि लखनऊ में जो मीटिंग हुई है कांग्रेस की, राहुल गांधी जो राष्ट्रीय कल भी नीच ऊंच सबका खंडन मंडन करते थे, वो हर समाज की नीतियों में विश्वास करते थे। चारों देश सभी उपनिषद उनके सुहाने मैंने अपनी आंखों से देखे रखे रहते थे। उन्हीं का सबका अध्ययन मनन चिंतन करके स्वामी दयानंद जी के जिष्ट को सत्यार्थ प्रकाश के अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रदेश की सरकार भी चलाई, देश की सरकार चलाई। हम सब लोग आज उनके ऋणी है, चाहे चक्रवर्ती एक्ट हो, चाहे यूपी जनरल एक्ट हो, चाहे मंडी एक्ट हो, जितने भी किसानों के हित के एक्ट थे चौधरी साहब ने बनाए। उसके बाद जब भी माननीय चौधरी अजीत सिंह को मौका मिला, जब कृषि मंत्री हुए थे, सवाल था कि किसानों में 14% इंटरेस्ट क्यों गिरवी रखी जाती है जमीन। उनका दबाव बनाने के जाने के बाद कम हुआ किसानों के उनकी नीति बनाई हुई थी। जितने भी कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, जब वो कृषि मंत्री थे, सबको अनुदान दिया गया। अब वर्तमान सरकार में यहाँ टप्पल की सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि जब भी कभी मौका मिलेगा सरकार में मुझे दबाव बनाने का, मैं भूमि अधिग्रहण नियम लागू कराऊंगा। हम पूरे प्रदेश के नहीं देश के लोग आभारी हैं चौधरी अजीत सिंह के रखे हुए सुझाव पर इस वर्तमान सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियम लागू किया। ये चौधरी साहब की पहली सोच थी। यह यूनिवर्सिटी के बहुत लोग बैठे, माननीय डॉक्टर हमीद साहब यहाँ यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र नेता रहे हैं, ये मिनिस्टर रहे हैं, अब भी वह ओल्ड बॉयज स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष है। सबसे पहले सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक्ट बनाने का एक सबसे पहले मसौदा व्यक्तिगत विधेयक चौधरी साहब ने मेरे ख्याल से 2006 में रखा। अंततः वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा। आज सभी पार्टियां उसमें चिंतन कर रही है और वो निश्चित रूप से सरकार को पूरे देश में मानना पड़ेगा। क्या है, हमारे कुछ नेताओं ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए एक रणनीति सोची समझी बनाई, और रणनीति के तहत मुजफ्फरनगर खाल बना।